हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित यानी मैथ के 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है। और अगर आप मैथ नहीं भी पढ़े हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसको आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु 8, 1, यहाँ पे देखिए दूसरा बिंदु है k-4 तथा यहाँ पे देखिए तीसरा बिंदु है 2 और -5 संरेखीय है। यहाँ पे दिया है 3 बिंदु और तीनों बिंदु बोल रहा है कि संरेखीय। संरेखीय मतलब एक ही सीध में है ये तीनों बिंदु। तो यहाँ पे k का ये जो मान है इसको क्या करना है, निकाल देना है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से कि जब 3 बिंदु मिलता है तो आपस में एक त्रिभुज बनता है और त्रिभुज का कुछ ना कुछ यहाँ पे क्षेत्रफल होता है ये। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेखीय है। यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन रहा है तो यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए जो निर्देशांक ज्यामिति में जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे तीनों बिंदु जब संरेखीय है तो उसका क्षेत्रफल कितना लेना पड़ेगा, हमको 0 लेना पड़ेगा। तब आसानी से हम k का मान निकाल देंगे। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो त्रिभुज का फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार और हम आपको प्रश्न पढ़ के बता रहे हैं। बोल रहे हैं k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, ये तीनों बिंदु आपस में संरेखीय है। तो पहले वाले बिंदु को हम a मान लेते हैं, दूसरे वाले बिंदु को हम b मान लेते हैं और तीसरे वाले बिंदु को हम c मान लेते हैं। और इसका जो निर्देशांक दिया है वो भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देखिए दूसरे का क्या है, k और -4। इसी k का मान यहाँ पे निकालना है। और c का मान यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 2 और माइनस यहाँ पे 5 दिया है। तो सबसे पहले माने हैं हम कि पहला बिंदु a और दूसरा बिंदु यहाँ पे b और तीसरा बिंदु यहाँ पे c है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे माना कि पहला बिंदु ए और इसका जो निर्देशांक है इसको लिख देंगे 8, 1 और कोमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे दूसरा बिंदु, यहाँ पे लिख देंगे दूसरा बिंदु बी और उसका निर्देशांक लिख देंगे यहाँ पे कितना है, k और माइनस यहाँ पे 4 है तो लिख देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे तथा तीसरा बिंदु यहाँ पे देखिए तीसरा बिंदु कितना है, c और इसका निर्देशांक कितना है, 2 और यहाँ पे -5 है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, इसको मान लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, फार्मूला पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया है x1, यहाँ पे y2 y3 प्लस यहाँ पे देखिए x2 y3 माइनस y1, फिर दिया है यहाँ पे x3 y1 y2। तो ये x1 y1 ये x3 y3 ये सब क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो पहला बिंदु होता है, कोई भी एक बिंदु होता है उसका 2 मान होता है। उसका पहला जो मान होता है वो x का मान होता है, दूसरा मान होता है वो क्या होता है, y का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 और 3 इस बिंदु का निर्देशांक है तो यहाँ पे जो पहला होता है वो x का मान होता है और दूसरा होता है वो y का मान होता है। तो बस आपको यहाँ पे मान रख देना है। यहाँ पे देखिए जो पहला बिंदु है उसका यहाँ पे जो पहला होगा वो x1 होगा और जो दूसरा बिंदु है वो क्या होगा, y1 होगा। यहाँ पे दूसरे बिंदु में जो यहाँ पे पहला होगा वो x2 होगा और जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y2 होगा। और यहाँ पे देखिए तीसरे बिंदु में जो पहला होगा वो x3 होगा और यहाँ पे देखिए जो दूसरा होगा वो क्या होगा, y3 होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, x3 का मान कितना है। तो इससे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि x1 कितना है, तो आप लोग देख सकते हैं पहले बिंदु का पहला कितना है, 8 है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, y1 का मान है। तो यहाँ पे y1 कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। दूसरे बिंदु में क्या होगा, ये x2 होगा, ये क्या होगा, y2 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x2 बराबर यहाँ पे दिया है k, तो यहाँ पे हम रख देंगे k। और यहाँ पे देखिए y2 बराबर कितना दिया है, तो y2 बराबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -4 है तो यहाँ पे लिखेंगे -4। माइनस अगर छूट गया तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। यहाँ पे देख लीजिए x3 का मान लिखेंगे तो x3 कहाँ पे मिलेगा, तो तीसरे बिंदु का जो पहला पॉइंट होता है, पहला नंबर होता है वो x3 होता है। तो x3 का मान यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम y3 का मान, तो y3 यहाँ पे कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम -5। अब बस आपको यहाँ पे क्या कर देना है,
त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो ले लेना है। और ये तीनों बिंदु संरेखी है यानी एक ही सिध में है तो त्रिभुज बनेगा नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। बस इतना ही आपको समझना है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे अब क्या कर देना है, मान अच्छी तरीके से रखना है। अगर आप गलत कीजिएगा तो यहीं पे आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, और यहाँ पे देखिए x1 का मान तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, x1 का मान यहाँ पे देखिए 8 है तो यहाँ पे रख देंगे 8। फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे देखिए y2 का मान -4 है तो यहाँ पे दे देंगे हम -4। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। y3 का मान यहाँ पे देखिए y3 का मान कितना है, -5 है तो यहाँ पे -5 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे कर देंगे प्लस। यहाँ पे देखिए x2 का मान खोजेंगे तो यहाँ पे देखिएगा x2 k है और इसी k का मान निकालना है तो यहाँ पे रख देंगे k। और यहाँ पे देखिए y3 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -5 है तो यहाँ पे रख देंगे हम -5। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। y1 का मान कितना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं y1 का मान यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे रख देंगे 1। बस आपको देख के रख देना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। x3 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है तो यहाँ पे रख दीजिए 2। और यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है, फिर y1 का मान 1 है तो यहाँ पे रख दीजिए 1। माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखिए y2 का मान यहाँ पे देखिए -4 है। जब यहाँ पे -4 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे +4 हो जाएगा। बराबर के उधर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बस अब ब्रैकेट के अंदर वाला आपको अब सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 पहले से ऐसे ही इसको हम लिख देंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि -4 और +5 तो कितना होगा, 1 होगा। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, k है तो यहाँ पे k दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए -5 और यहाँ पे देखिए -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, इसको भी लिख देंगे। प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट है तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, फिर 0। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे सब पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 8, और ब्रैकेट टूटा तो किसका चिन्ह आएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए k ब्रैकेट टूटेगा तो फिर किसका चिन्ह आएगा, यहाँ पे गुणा का आएगा, यहाँ पे लिख देंगे -6। और यहाँ पे देखिए +2 है तो +2 लिख देते हैं। और यहाँ पे फिर ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा के चिन्ह आएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे 0। अब क्या करना है आपको कि अब जो दिया है अंदर उसको क्या कर देना है, यहाँ पे गुणा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू, अब देखिए 8 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 8 होगा। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस होगा। 6 में k से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6k हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे लिख देंगे +10। यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का +10, और बराबर के उधर क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब अंदर का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे 18 लिख देंगे, और माइनस यहाँ पे 6k है तो यहाँ पे लिख देंगे 6k। और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, जो 1/2 है ये दोनों में गुणा करेगा। तो जब ये दोनों में गुणा करेगा तो यहाँ पे देखिए ये दोनों के लिए है, जो 1/2 है 18 के लिए भी है और -6k के लिए भी है। तो इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे गुणा करा देते हैं। तो 1/2 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 18, और माइनस फिर इसमें भी गुणा होगा तो 1/2 और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6k हो गया। और बराबर के उधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब कटा दीजिए, 2 9 18, यहाँ पे 9 बार में कटेगा। और यहाँ पे देखिए 2 3 6, यहाँ पे कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो इधर बचा 9 माइनस, और यहाँ पे 3 में k से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 3k, और बराबर के उधर क्या बचेगा, 0। अब देखिए हम लोगों को k का मान निकालना है, तो 3k को बराबर के उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, बराबर उधर हो जाएगा 3k हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आगे क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 9/3, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ k बच जाएगा, क्योंकि 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आगे क्या करेगा, भाग करेगा। यहाँ से फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा
3 बराबर है और यहाँ पे क्या हो जाएगा k, यानी यहाँ पे सीधा करके लिख देंगे या करके कि k बराबर कितना हो गया यहाँ पे 3, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, टाइम लगा होगा लेकिन बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करें। एपी का 31वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस यहाँ पे क्या होता है 30d होता है। ये आपको पता होना चाहिए, एक घटा के लिखते हैं। तो बोल रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करें, तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ए का होना जरूरी है और यहाँ पे डी का होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसके इस ए और डी ज्ञात करने के लिए क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए जिसका 11वां पद यहाँ पे 38, यानी यहाँ पे देख लीजिए 11वां पद है वो कितना दिया है यहाँ पे 38 दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो 11वां पद है वो 38 दिया है। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न को बनाने के लिए। तो 11वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस यहाँ पे होगा 10d, ये मिलके कितना दिया है यहाँ पे 38 दिया है। फिर यहाँ पे देख लीजिए तथा 16वां पद यहाँ पे दिया है 73, तो यहाँ पे लिख देंगे 16वां पद कितना दिया है, आपको अभी समझा रहे हैं। 16वां पद यहाँ पे दिया है 73, तो यहाँ पे लिख देंगे 73 और 16वां पद का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15d बराबर यहाँ पे दिया है 73 दिया है। तो बस अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे समीकरण बन रहे हैं। जब 2 समीकरण बन गया तो यहाँ से आपको a का भी मान निकल जाएगा और d का भी मान यहाँ से इसी समीकरण से निकल जाएगा और यही a और d का मान इस वाले हम रख देंगे यहाँ पे 31वां पद का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे a का मान रख देंगे, यहाँ पे d का मान, तो यहाँ पे 31वां पद आराम से निकल जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे कैसे आपको बनाना है। आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल और सबसे पहले हम क्या करेंगे इस प्रश्न को बनाने के लिए, इसमें a और d आएगा तो सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे माना कि AP का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर जिसे हम लोग पदांतर भी बोलते हैं, सार्व अंतर d है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो AP का प्रथम पद होता है उसे a बोलते हैं तथा सार्व अंतर इसका क्या है d है। तो आइए यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे 31वां पद निकालना है जिसका यहाँ पे देखिए 11वां पद कितना दिया है, यहाँ पे 38 दिया है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 11वां पद यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 38 दिया है तो 38 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको 11वां पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक घटा के लिखते हैं। यहाँ पे देखिए a प्लस यहाँ पे 11 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10d हो जाएगा और यहाँ पे 38 दिया है तो यहाँ पे 38 लिख देंगे, समीकरण 1 इसको लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः यहाँ पे दूसरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि 16वां पद 73 है तो 16वां पद यहाँ पे लिख देंगे 16वां पद बराबर यहाँ पे दिया है 73, तो यहाँ पे लिख देंगे 73। अब 16वां पद का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको भी एक घटा के लिखते हैं। तो a प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15d हो जाएगा। a प्लस 15d बराबर यहाँ पे कितना दिया है 73, तो यहाँ पे 73 इसको समीकरण 2 लिख देंगे। अब ये 2 समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए a दोनों बराबर है तो बस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को यहाँ पे क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में से क्या करना है, समीकरण 1 में से क्या करना है, समीकरण 1 में से घटा लेना है। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम समीकरण 1 माइनस 2 से, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। यहाँ पे समीकरण 1 में से क्या करना है, समीकरण 2 को क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो समीकरण 1 है वहां पे लिख देंगे a प्लस यहाँ पे 10d है तो यहाँ पे लिख देंगे 10d बराबर यहाँ पे क्या है 38 है तो यहाँ पे लिख देंगे 38। फिर यहाँ पे देखिए ये समीकरण 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं। फिर दूसरा हम समीकरण लिखेंगे a प्लस यहाँ पे क्या है 15d है तो यहाँ पे लिख देंगे 15d बराबर यहाँ पे 73 है तो यहाँ पे 73 यहाँ पे हो जाएगा समीकरण यहाँ पे 2। अब इसको घटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब घटाना होता है तो चिन्ह बदल जाता है, जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस हो जाता है, जहाँ पे प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखिए a कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस 10 है और ये चिन्ह अब खत्म हो गया प्लस वाला। अब ये क्या है -15 है तो a में से यहाँ पे 10d में से
15 माइनस घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बचेगा 5d बचेगा बराबर, और इधर कितना बचेगा, यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 73 में से जब 8 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यानी 35 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे ये भी माइनस में बचेगा तो इसको लिख देंगे यहाँ पे माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 इधर डी में गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 35, और बट्टा के नीचे आ जाएगा 5 कटेगा, 5 35 से तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में कट जाएगा, यानी डी का मान कितना निकल गया हम लोगों का 7। अब इस डी का मान को हमको क्या कर देना है, समीकरण 1 में रख देना है इस डी के मान को। तो आइए चलते हैं अगले पेज पे, और यहाँ पे लिखेंगे कि डी का मान समीकरण, जो भी आपको आसान लगे समीकरण उसमें रख दीजिए, हम 1 में रख रहे हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38 है, तो ये आपको पता होना चाहिए। a प्लस कितना है, a प्लस यहाँ पे है 38d बराबर यहाँ पे कितना है 38 है, तो यहाँ पे रख देंगे हम a प्लस डी बराबर, a प्लस यहाँ पे 10d है, सॉरी a प्लस यहाँ पे 10d, a प्लस यहाँ पे 10d बराबर यहाँ पे 38 है, तो यहाँ पे 38 कर देंगे। और d का मान कितना निकला है, यहाँ पे 7 निकला है, तो बस आपको यहाँ पे रख देना है a प्लस यहाँ पे 10 और d का मान यहाँ पे 7 है, तो 7 रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 38। तो यहाँ पे देखिए a बराबर अब कितना हो जाएगा, a प्लस यहाँ पे देखिए 10 में 7 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 70, और इधर हो जाएगा यहाँ पे 38। तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, प्लस 70 है तो बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 70, लेकिन 38 पहले से है तो 38 को पहले रखेंगे, और ये प्लस 70 है तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 70 हो जाएगा। जब इसमें से घटाएंगे कि 38 में से जब 70 घटाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा माइनस 32 आ जाएगा। तो a का मान निकल गया माइनस 32, और d का मान यहाँ पे देखिए कितना निकल गया, ये d का मान निकला था यहाँ पे 7। अब देखिए हमको 31वां पद निकालना है, तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे 31वां पद। 31वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे होता है 30d। तो अब देखिए यहाँ पे a का मान रख दीजिए, d का मान रख दीजिए, तो a का मान माइनस 32 है तो यहाँ पे माइनस 32 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 30, और d का मान यहाँ पे देखिए 7 है तो यहाँ पे रख देंगे 7। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 32 और प्लस यहाँ पे 7 3 का कितना होता है 21, यानी यहाँ पे हो जाएगा 210। अब इसको क्या कर लीजिए, माइनस 32 में से या 210 में से क्या कर लीजिए, माइनस 32 को क्या कर लीजिए, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे 210 में से 132 तो ये कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 178, यानी हम लोग का 31वां पद कितना आ जाएगा 178, जो बिल्कुल ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे तीसरा, कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु यहाँ पे -4 7 और यहाँ पे देखिए 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। यानी देखिए एक लाइन है, एक रेखा है, यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे क्या है बी बिंदु है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक बिंदु है जो इस लाइन को क्या कर रहा है 2:3 भाग में, यानी इसको 2 और इसको 3 के भाग में ये क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है ये बिंदु। तो इसी बिंदु का यहाँ पे क्या कर देना है, निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये भी निर्देशांक ज्यामिति का निर्देशांक जो ज्यामिति है उसी पाठ के ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको विभाजन सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर विभाजन सूत्र आपको नहीं पता होगा तो ये प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये पहला बिंदु है इसको a मान लेना है आपको, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 7, और जो ये जो दूसरा बिंदु है इसे b मान लेना है, और b का निर्देशांक देखिए यहाँ पे 4 और -3 दिया है तो यहाँ पे 4 -3 लिख देना है। और यहाँ पे देखिए जो ये यहाँ पे ये बिंदु है ये इस लाइन को क्या कर रहा है 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो पहले वाले यहाँ पे जो बिंदु है वो पहला अनुपात होगा, यानी m1 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और m2 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे पहला अनुपात है वो m1 होगा और जो दूसरा अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो यही होता है यहाँ पे ये विभाजन सूत्र, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक रेखा है जहाँ पे पहले बिंदु को हम a मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए, और दूसरा बिंदु यहाँ पे इसको हम लोग b मान लेते हैं। पहले बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक कितना दिया है 4 और यहाँ पे 7 दिया है,
और यहाँ पे देखिए दूसरे बिंदु का निर्देशांक 4 और यहाँ पे -3 दिया है, तो 4 और -3 बोल रहा है कि इसी रेखा को बोल रहा है कि मिलाने, जो ये दो बिंदु है इसी को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको एक बिंदु क्या कर रहा है 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। इधर 2 भाग हो जा रहा है और इधर 3 भाग में ये क्या कर दे रहा है, ये विभाजित कर दे रहा है। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि वो बिंदु क्या है, सी है, जो ए बी रेखा को क्या कर रहा है 2:3 के रूप में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो माने हैं उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हल लिखे, यहाँ पे माना कि पहला बिंदु क्या है, ए है, तो ए और इसका यहाँ पर निर्देशांक लिख देंगे 4 और यहाँ पे 7 तथा दूसरा बिंदु यहाँ पे देख लीजिए दूसरा बिंदु क्या है, बी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी और बी का निर्देशांक लिख देंगे यहाँ पे 4 - 3 है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अब ये फॉर्मूला को आपको रख देना है। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। यहाँ पे होगा m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। ये है विभाजन फॉर्मूला, तो ये आपको पता होना चाहिए, विभाजन सूत्र है ये। तो और ये अब यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे देखिए फिर इसमें m1 आएगा, x2 आएगा, m2 आएगा, x1 आएगा, तो फिर ये कहाँ से आएगा, तो देखिए यहाँ पे m1 यानी जो पहला अनुपात होता है उसे हम लोग m1 बोलते हैं और जो दूसरा अनुपात होता है उसे हम लोग m2 बोलते हैं। और ये जो पहला बिंदु होता है इसमें ये होता है x1 और ये होता है क्या होता है y1। दूसरे बिंदु में का ये जो पहला होता है वो होता है x2 और ये क्या होता है यहाँ पे y2। बस यही आपको यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम c, यही c बिंदु के हम लोगों का निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे c बिंदु का निर्देशांक। यहाँ पे देखिए सी बिंदु का निर्देशांक लिख देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे बस आपको ऊपर से देख के यहाँ पे फॉर्मूला में बस आपको रख देना है। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं m1, तो m1 कितना है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पहला जो अनुपात है वो 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। और ये देखिए x2 गुणा में है, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा। और यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4। प्लस यहाँ पे देखिए m2 कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा अनुपात यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3। x1 का आप लोग मान देख लीजिए, x1 यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे रख देंगे -4 बट्टा m1 + m2 यानी पहले अनुपात और दूसरे अनुपात को जोड़ देना है। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे कोमा है तो कोमा लगा देंगे। यहाँ पे देखिए फिर m1 कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 रख देंगे। और यहाँ पे देखिए y2 कितना है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे रख देंगे -3। प्लस है तो यहाँ पे प्लस m2 कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा अनुपात यहाँ पे 3 है, तो रख देंगे यहाँ पे 3। और यहाँ पे देखिए y1 कितना है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे 7 और बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 + m2। m1 का मान है यहाँ पे 2 और प्लस m2 का मान है यहाँ पे 3। यहाँ पे अब क्या कर देना है, जो यहाँ पे ऊपर अब ये सब हो गया, अब आपको बस गुणा कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 4 तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 और बट्टा नीचे में यहाँ पे देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस गुणा होगा तो, और 3 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 7 त्रिका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 लिख देंगे। और बट्टा के नीचे यहाँ पे कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कि 8 में से अब 12 घटाना है। तो यहाँ पे देखिएगा 8 में से जब 12 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 5। अब आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 और बट्टा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -6 और यहाँ पे 21 है प्लस में, तो 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 15 और बट्टा यहाँ पे 5 बचेगा। अब आपको क्या कर देना है, अगर ये कटे तो कटा देना, तो ये कट रहा है तो हम यहाँ पे कटा दे रहे हैं 3 बार में, तो ये हो जाएगा अब हमारा सही आंसर यहाँ पे 4/5। और यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे देखिए इधर 3 बचा है, तो यही 3 यानी इसका जो निर्देशांक है उसका कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 और बट्टा 5 और कोमा यहाँ पे 3, यही इसका क्या होगा निर्देशांक होगा।
और उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 4 नंबर प्रश्न है, मान निकाले। इसका क्या कर देना है, आपको मान निकाल देना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपको tan 45 का मान पता होना चाहिए, cos 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, sin 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और यहाँ पे देखिए tan 45 का आपको मान पता होना चाहिए। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, cos 60 का मान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो cos 60 का मान यहाँ पे 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख देना है 1/2, और उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर देना है। यहाँ पे देखिए sin 60 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है, तो यहाँ पे √3/2, और यहाँ पे क्या कर देना है स्क्वायर लगा देना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा, तो यहाँ पे देखिए 1 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो वो भी कितना होगा 1 ही होगा, यानी यहाँ पे 2 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा, यानी 1/2 गुणे क्या हो जाएगा 1/2। आसान तरीके से बता रहे हैं आपको, यहाँ पे भी √3/2 यानी 2 बार गुणा करना है इसको। तो यहाँ पे √3/2 और गुणे √3 यहाँ पे 2 स्क्वायर है यानी 2 बार गुणा। अगर किसी संख्या का अगर क्यूब है तो उसको कितना बार गुणा करना पड़ेगा, 3 बार उसको गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 स्क्वायर है तो उसको क्या करना पड़ेगा 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, और नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, प्लस यहाँ पे देखिए √3 में √3 से गुणा होगा तो √9 हो जाएगा, और बट्टा यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो अब इसको हॉल कर लीजिए, यहाँ पे √9 का वर्गमूल निकलेगा तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 + 1/4, और प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा √9 का वर्गमूल 3 होगा तो 3, और बट्टा यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और इसका अब क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं है नीचे तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ये हो गया हम लोगों का बट्टा का जोड़। तो सबसे पहले हमको अब क्या करना है, बट्टा का जोड़ बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 4 का लघुत्तम कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे देखिए 4 बार में कटेगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 4 से 4 1 बार में कटेगा तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, ये भी 4 बार में कटेगा यानी यहाँ पे 3 होगा। अब जब ऊपर वाले को जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 4। तो 12 में 4 से जब हम भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा यहाँ पे 3, यानी इसका मान कितना होगा 3 इज क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी बिल्कुल यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपको बनाने से पहले यहाँ पे जो टेबल होता है डिग्री का यहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए। तो वो टेबल काफी महत्वपूर्ण है, उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, और अंतिम प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर बोल रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया, तो ये आपको निकालना है। तो ये इन सभी का फॉर्मूला पता होना चाहिए लंब बटा कर्ण वाले में। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो अगर यहाँ पे देखिए अगर साइन का मान निकालना हो तो साइन क्या होता है यहाँ पे लंब, और बटा यहाँ पे क्या होता है कर्ण होता है। और यहाँ पे देखिए जो ये सेक यहाँ पे दिया है देख सकते हैं आप, सेक थीटा बराबर यहाँ पे दिया है 13/12। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक दिया है, तो यहाँ पे सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना। सेक का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कर्ण, और बटा क्या होता है आधार होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कर्ण तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए लंब कैसे निकलेगा, लंब तो इसमें दिया नहीं है। तो सबसे पहले हमको लंब क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आइए इसको बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, यहाँ पे होता है, और क्या होता है कोसेक थीटा होता है। तो इन्हीं सभी का आपको मान निकाल देना है, और इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यहाँ पे देखिए टैन होता है लंब बटा आधार, कोट होता है आधार बटा लंब, और कोसेक होता है कर्ण बटा लंब। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए सेक दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा बराबर यहाँ पे देखिए 13/12 दिया है तो 13/12। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक का, अभी बताएं आपको कर्ण और बट्टा क्या होता है आधार होता है, कर्ण और बट्टा क्या होता है आधार होता है। तो कर्ण इसका कितना दिया है 13। तो ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है कर्ण होता है, कर्ण कितना है यहाँ पे 13 हो गया। आधार देख लीजिए आधार कितना, ये जो नीचे वाला लाइन है ये क्या है आधार है, तो आधार कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया।
इस त्रिभुज का मान के नाम लिख दीजिए ए बी, और यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। और यहाँ पे देखिए लंब नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको लंब निकालना ही पड़ेगा। तो लंब कैसे निकाला जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, यहाँ पे AC है, तो यहाँ पे लिख देंगे AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, AB है, तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस आधार कितना है, BC है, तो यहाँ पे हम कर देंगे BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना दिया है, 13, तो यहाँ पे रख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए AB लंब है, तो ये अभी नहीं पता है, तो इसको छोड़ देंगे, प्लस आधार देखिए BC, आधार कितना है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर यानी 13 दो बार गुणा करेंगे तो 169 आएगा। यहाँ पे हो गया AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12 का दो बार गुणा कराएंगे तो 144 आएगा। अब AB हमको निकालना है, यानी लंब निकालना है, तो 144 इधर जोड़ रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, घटाएगा, तो 169 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 44 बराबर इधर बचेगा यहाँ पे AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 169 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा हम लोगों का 25, और उधर बचेगा हम लोग का AB का स्क्वायर। तब देखिए इधर स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 25 बराबर इधर हो जाएगा AB। अब देखिए रूट 25 का वर्गमूल निकलता है, कितना होता है 5, यानी AB का मान हम लोगों का निकल गया 5। या करके अब इसे सीधा कर देंगे, AB बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यानी जो हम लोग का लंब है, लंब कितना निकल गया 5। अब बस इसी का मान निकालना है। अब इसके नीचे आप लोग लिखिएगा साइन थीटा लंब बटा कर्ण। लंब कितना निकला है, अब भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये लंब है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये लंब है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लंब और बटा कर्ण होता है, तो लंब यहाँ पे कितना है 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे 5, और बटा यहाँ पे कर्ण कितना है 13, तो यहाँ पे 13 हो गया, निकल गया साइन थीटा का। अब इसी तरह निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखिए आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 12 है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, और कर्ण कितना है यहाँ पे देख सकते हैं आप 13, बस आपको यहाँ पे देख के लिख देना है बराबर। यहाँ पे देखिए टेन थीटा, टेन थीटा यानी क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और आधार कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी उसी का उल्टा। यहाँ पे आधार देखिए 12 है, तो 12, और यहाँ पे लंब कितना है आप देख सकते हैं, बस आपको फिगर में देख के अब मान यहाँ पे रख देना, और साथ में ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब कोसिक थीटा का निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना दिया है 13, तो यहाँ पे रख देंगे 13, और बटा लंब, लंब देखिए यहाँ पे कितना है 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे 5। तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल चुके हैं। तो ये भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर इसे शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।